स्टोर करते हैं। हर वैल्यू की एक आइडेंटिटी हम दे सकते हैं। कीज यूनिक होती हैं, वैल्यूज हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। कीज हमारी इम्यूटेबल टाइप की हो सकती हैं, वैल्यूज किसी भी टाइप की हो सकती हैं। इन जनरल हम जो कीज रखते हैं वो एक जैसे ही टाइप की रखते हैं। ऐसा हम शायद ही करेंगे कि कुछ की इंटीजर हैं, कुछ फ्लोट हैं, कुछ स्ट्रिंग हैं। या तो सारी स्ट्रिंग होंगी कीज, या सारी इंटीजर, या सारी टपल्स, ऐसे करके हम रखते हैं। तो आज बात करेंगे कि अगर हम डिक्शनरी को बनाना चाहते हैं यूजर से की और वैल्यू को इनपुट करा के, तो कैसे बना सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए पहले आपको एक एम्प्टी डिक्शनरी बनानी होती है। ये आपकी हो गई एम्प्टी डिक्शनरी। अब इस डिक्शनरी में आप जो भी की वैल्यू पेयर्स रखना चाहते हैं वो यूजर से पहले आप इनपुट कराइए। तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि जो आप की रखना चाहते हैं किस टाइप की रखना चाहते हैं, इंटीजर रखना चाहते हैं, फ्लोट रखना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं। तो लेट अस सपोज मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग ही की रखें और स्ट्रिंग ही वैल्यू रखें। तो मैंने इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट जो भी डेटा ला कर देगा स्ट्रिंग में ही देगा। एंटर की, और जो भी की आई मैंने उसको एक वेरिएबल लाइक के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है। अब इस की पर जो भी वैल्यू आप रखना चाहते हैं हम वो भी यूजर से इनपुट करना चाहते हैं, तो आप वो भी यूजर से इनपुट कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पर डी इक्वल टू, और वो भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू मैंने कर दी। एंटर वैल्यू। अब सर जो की और वैल्यू है हम चाहते हैं कि ये डिक्शनरी के अंदर हमारा ऐड हो जाए। तो कल हमने सिंटैक्स सीखा था, अगर डिक्शनरी में कोई भी नया आइटम ऐड करना है तो डिक्शनरी का नाम, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर, और स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर में हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, अपना की जो भी हम देना चाहते हैं, और इक्वल टू लगाकर अपनी वैल्यू जो भी हम लिखना चाहते हैं। कल जो भी की और वैल्यू हम लिख रहे थे वो हम हार्ड कोड लिख रहे थे, मतलब पहले से ही हमने बता दिया था। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इनको वेरिएबल्स बना दें और वेरिएबल्स की तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या करा यहाँ पर, की को एक के नाम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट करा। तो के वेरिएबल में जो भी यूजर से इनपुट आएगा वही हमारा की बन जाएगी। और जो इसकी वैल्यू है वो हमने वी नाम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट करी। तो जो भी इस वेरिएबल में यूजर से इनपुट आएगा वही हमारा वैल्यू बन जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं डिक्शनरी को प्रिंट करूंगा तो प्रोग्राम चलेगा, की मांगेगा, मान लीजिए ए नाम से की दे दी और उसकी वैल्यू मैंने एप्पल कर दी। सर एक ही आया क्योंकि आपने कोड एक ही बार का लिखा है। भाई जितना कोड लिखेंगे उतना ही तो एग्जीक्यूट होता है, अपने आप से तो कुछ होता नहीं है। तो सर हम चाहते थे 3 बार ये पूछा जाए की वैल्यू, तो इस कोड को एक लूप में आप चला दीजिए। मान लीजिए 3 टाइम्स आप चलाना चाहते हैं तो मैंने 3 टाइम्स के हिसाब से लिख दिया। ये तीनों स्टेटमेंट, प्रिंट करने वाला स्टेटमेंट लूप के बाद लिखा ताकि जब पूरी डिक्शनरी बन जाए उसके बाद एक साथ प्रिंट करेंगे। ठीक है। अब इसको रन करेंगे। तो इस तरह से यूजर से इनपुट लेकर हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। अब अब अगर आपसे कहा जाए कि हम डिक्शनरी को क्रिएट करना चाहते हैं यूजिंग डिक्ट फंक्शन, तो भी कर सकते हैं। डिक्ट नाम का एक फंक्शन होता है और डिक्ट फंक्शन से भी डिक्शनरी को बनाया जा सकता है। जब डिक्ट फंक्शन से डिक्शनरी बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा एम्प्टी डिक्शनरी बनती है। तो डिक्ट फंक्शन से डिक्शनरी बनाने का एडवांटेज हमें तब मिलता है जब डिक्ट फंक्शन के अंदर हम लिस्ट ऑफ
टपल्स पास करते हैं, लिस्ट ऑफ टपल्स। अब जितनी भी टपल आप यहाँ पास करेंगे इंटरनली वो एक आइटम में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब ये हमें पता होना चाहिए कि कोई भी आइटम डिक्शनरी में दो चीजों से मिलकर बनता है, एक उसमें की होती है और एक उसकी वैल्यू होती है। तो अगर हर टपल एक आइटम में कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर तो टपल के अंदर दो ही वैल्यू होनी चाहिए हमारी। तो इसलिए रूल आया कि हर टपल जो यहाँ पर आप पास करेंगे उसमें दो ही वैल्यू होनी चाहिए, तीन या कम होने पर एरर आ जाएगी। अब ये मान के चलेंगे कि हर टपल की पहली वैल्यू की बनेगी और हर टपल की दूसरी वैल्यू उस की पर वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए मैं लिख दिया यहाँ पर 1 कॉमा, मान लीजिए लिख दिया सोनू। 2 मेरे ब्रेन में चल रहा है, ये रोल नंबर है 1 2 3, सोनू मोनू उन रोल नंबर पे स्टूडेंट के नेम है। तो ये इस सिंटैक्स से जो डिक्शनरी बनेगी उसमें ये कीज बन जाएंगी हमारी और उन की पर ये वैल्यूज बन जाएंगी। तो इस तरह से डिक्ट फंक्शन का यूज करके हम लिस्ट ऑफ टपल्स का यूज कर सकते हैं। सर किसी में वैल्यू ज्यादा करके देखना, एरर 2 इज रिक्वायर्ड, यानी कि हर टपल में 2 लेंथ ही रिक्वायर्ड है, 3 की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डिक्ट फंक्शन का यूज करके भी डिक्शनरी को बनाया जा सकता है। अच्छा, अब मान लीजिए मेरे पास एक डिक्शनरी है D1, इसमें कोई की है जिस पर वैल्यू हमने रख दी। एक दूसरी डिक्शनरी है, अब ये दो डिक्शनरी हमारे पास हैं, इनको हम प्रिंट कर लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये दोनों डिक्शनरी में जो D1 डिक्शनरी है उसके अंदर D2 डिक्शनरी के सारे आइटम ऐड हो जाएं। मतलब D1 को हम अपडेट करना चाहते हैं और इस तरह से अपडेट करना चाहते हैं कि उसमें D2 के सारे आइटम कॉपी हो जाएं। लेकिन अगर कोई आइटम ऐसा है जो D1 के अंदर पहले से है, लाइक उसकी की पहले से है और D2 में भी वो की है, तो फिर वो अपडेट हो जाए, ऐड की जगह पर वो अपडेट हो जाए। जैसे 1 की पर ऑलरेडी स्मॉल ए D1 में है, अगर D2 के सारे आइटम D1 में आएंगे तो वहां भी तो 1 की पर कोई डेटा रखा हुआ है, तो हम चाहते हैं D1 में 1 की का डेटा अपडेट हो जाए, स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए हो जाए। लेकिन जो 3 की का डेटा है C, वो तो D1 में नहीं है, वो ऐड हो जाए हमारे D1 के अंदर। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसका नाम है अपडेट। अपडेट मेथड को हम उस डिक्शनरी पे कॉल करेंगे जिसको अपडेट करना चाहते हैं। तो D1 डॉट अपडेट, जिस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अपडेट करना चाहते हैं उसको हम यहाँ पर पास करेंगे आर्गुमेंट, पैरेंथेसिस के अंदर लिख देंगे D2। तो इस लाइन का मतलब है D1 अपडेट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू D2। जो भी नए आइटम्स हैं वो D1 के लास्ट में ऐड हो जाएंगे और जहां पर कीज सेम है वो D1 में अपडेट हो जाएंगे। तो अब अगर मैं प्रिंट करूं D1 फिर से D2, तो D2 में कोई चेंज नहीं होगा, D1 में लेकिन चेंज हो गया होगा। तो अपडेट एक नई डिक्शनरी नहीं बनाता, एग्जिस्टिंग डिक्शनरी को ही अपडेट कर देता है। अपडेट D1 अकॉर्डिंग टू D2, अपडेट होगी D1, D2 में कोई चेंज नहीं होगा। तो D2 जैसी थी वैसी ही है, D1 में देखो चेंज हो गया, 1 पर कैपिटल ए आ गया, ये एज इट इज और ये उसमें आके ऐड हो गया।
अच्छा, अब मान लीजिए इस बार सिचुएशन थोड़ी सी अलग दी गई। हमसे कहा गया कि फिर से ये D1 D2 डिक्शनरी है। अब एक काम करिए, इन दोनों को मर्ज करके तीसरी डिक्शनरी में लेकर आइए। जैसे दो लिस्ट हैं या दो टपल हैं, दो लिस्ट या दो टपल को जब हम मर्ज करते हैं तो प्लस लगाते हैं। दो लिस्ट प्लस से कॉन्कैट होकर हमारा तीसरी लिस्ट में आ जाती है। टपल भी ऐसे ही हमारा होती है। सेट में ऐसा नहीं होता था। अगर हम दो सेट को मर्ज करना चाहते हैं तो वहां पर कौन सा ऑपरेशन करते थे? यूनियन। दो सेट को हम क्या करते हैं? यूनियन करते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम दो डिक्शनरी की बात करते हैं तो दो डिक्शनरी में प्लस नहीं चलता और यूनियन भी नहीं चलता। तो अगर मैं D1 प्लस D2 कर दूंगा तो एरर आ जाएगी कि प्लस लिस्ट के साथ सही है, टपल के साथ सही है, डिक्शनरी के साथ नहीं चलेगा, सेट के साथ नहीं चलेगा। तो सेट में अल्टरनेट यूनियन होता है, डिक्शनरी में कुछ नहीं होता है। अब कैसे करेंगे? यानी कि डिक्शनरी को मर्ज करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। अब लॉजिक हमने ये लगाया कि चलो एक काम करते हैं, D3 नाम की डिक्शनरी को पहले बना लेते हैं। तो हमने क्या करा, D3 नाम की जो डिक्शनरी है इसको हमने पहले बना लिया, अभी एम्प्टी डिक्शनरी हो गई। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूं D3 डॉट अपडेट D1, तो अब बताओ इसमें कौन अपडेट होगा? D3 अपडेट होगा या D1 अपडेट होगा? D3। अब D3 में तो कुछ है ही नहीं। इन शॉर्ट D1 का सारा आइटम कहाँ चला जाएगा? D3 में चला जाएगा। तो ऐसे मान लो D3 में आ गया 1A और 2B। ठीक है। उसके बाद अगर मैं लिख दूं D3 डॉट अपडेट D2, अब इस बार फिर से कौन अपडेट हो जाएगा? D3। D3 में कौन आ जाएगा? D2 वाले आइटम आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम D3 को अब लास्ट में प्रिंट कराएं तो उसमें D1 और D2 के दोनों आइटम आ गए और जो कॉमन की वाले आइटम थे वो अपडेट हो जाएंगे हमारे। ठीक है। तो D3 में 1A अपडेट हो गया, 1 वाला, 2B, 3C। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं। अब डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन से भी डिक्शनरी को बनाया जा सकता है। कॉम्प्रिहेंशन ऑलरेडी हम लोग दो बार पढ़ चुके हैं। पहली बार कब पढ़ा था? लिस्ट में। उसके बाद सेट में। अब तीसरा पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर डिक्शनरी में। तो काफी कुछ चीजें मिलती हुई हैं। सिर्फ सिंटैक्स में थोड़ा सा चेंज ये आएगा कि अभी जो लिस्ट और सेट कॉम्प्रिहेंशन होता है उसमें की वाला पोर्शन तो होता ही नहीं है, लेकिन इसमें की वाला पोर्शन भी होगा। तो देखते हैं एक बार सिंटैक्स में क्या चेंज होता है। तो करली ब्रेसेस, फॉर लूप। फॉर लूप से पहले हम एक एक्सप्रेशन लगाते थे। अब जो एक्सप्रेशन होगा ये दो होंगे। पहला एक्सप्रेशन होगा की के लिए, कॉलॉन। दूसरा एक्सप्रेशन होगा वैल्यू। ये सिंटैक्स होगा डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का। करली ब्रेसेस, की का एक्सप्रेशन लिखाइए, कॉलॉन, फिर वैल्यू का एक्सप्रेशन लिखना है, स्पेस अपना फॉर लूप जो आप चलाते हैं वो चलाएंगे। अब करके देखते हैं। आई कॉलॉन आई इंटू आई और आई इन रेंज 1,5। अब देखो क्या होगा। ये जो फॉर लूप है ये हमारा आई की वैल्यू 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, 3 पे चलेगा, 4 पे चलेगा। तो पहली बार जब आई की वैल्यू 1 के लिए लूप चल रहा होगा तो उसके बाद की वाला एक्सप्रेशन चलेगा। अब की वाले एक्सप्रेशन में तो कुछ है नहीं एग्जीक्यूट होने के लिए, यानी एज इट इज जो आई की वैल्यू है यही हमारा की बन जाएगी। फिर वैल्यू वाला एक्सप्रेशन चलेगा। तो 1 into 1, तो वैल्यू भी क्या हो गई? 1। अब ये की और ये जो वैल्यू है ये आइटम बनकर दोनों के दोनों कहाँ पहुंच गए? डिक्शनरी। अगर मैं इसको साइड में लिख लूं तो 1 की हो गई और 1 ही वैल्यू हो गई, कॉमा। अब
ये लूप सेकंड इटरेशन करेगा आई की वैल्यू 2 के लिए, फिर से की चलेगी, की तो 2 हो गई, कॉलन, अब 2 into 2 4 क्या हो गई वैल्यू, और डिक्शन में जाके वो हमारी ऐड हो गई। इस हिसाब से 3 की और अगली वैल्यू क्या आएगी फिर 9, 4:16। ये आपका डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन से डिक्शनरी बनकर आपकी आ जानी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। बताओ, लाइन नंबर 7 पे जो डिक्शनरी बनी होगी उसमें आइटम्स कौन कौन से होंगे। अब देखो, आप जो सोच सकते हैं वो ये कि आई की पहली वैल्यू 1 आई, तो 1 की हो गई, कॉलन, ये पावर का सिंबल होता है, तो 2 की पावर आई की वैल्यू 1 है, तो ये 2 into 1 यानी 2 ही आ गया। फिर दोबारा चलेगा, आई की वैल्यू 1 से 2 हो गई, की तो बनी है हमारी, उसके बाद वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 2 की पावर 2, तो 2 into 2 कितना हो गया 4। फिर आप 1 कॉमा क्या कर दोगे 2 की पावर 3, कितना हो जाएगा 8। फिर 1:16। अब ये देखो, हर बार की कैसी है सेम, तो सबसे अपडेटेड वैल्यू कौन सी है इसमें, ये वाली। तो इतनी आइटम थोड़ा ना आएंगे, बस एक ही आएगा, कौन सा 1:16। ठीक है, अब बताइए, इस बार डिक्शनरी जो बनेगी लाइन नंबर 9 पर, फिर उसे जब प्रिंट कराएंगे लाइन नंबर 10 पर, तो क्या हमें दिखाई देगा उसके अंदर। तो पहली बार जब लूप चलेगा तो कैपिटल आई के लिए चलेगा, इसमें कैपिटल आई आ जाएगा, तो कैपिटल आई की हो गई, और वैल्यू क्या बन जाएगी I+I, कॉन्कैट हो जाएगा आई आई। फिर एन की बन जाएगी, एन एन। फिर टी टी। फिर आई की, और वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी ऑलरेडी ये प्रेजेंट है यहाँ पर, क्या होगा ये वाला यहाँ पर ऐड ही नहीं होगा, यही वैल्यू जाके अपडेट हो जाएगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा अपडेट हो गई, कि वो पहले भी यही थी और अभी बार भी यही है हमारी। तो ये अलग से नहीं आएगा हमारा, है ना। उसके बाद बाकी सही चलेगा, तो बस इसको करने का यही एक मकसद था हमारा। ठीक है, कि ये वाला दोबारा आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये हर बार एक एक करेक्टर की बनता जा रहा है। बस एक ही बार IND, जो अगली बार आई आना था वो तो आ चुका पहले ही। अब सर जब हम कॉम्प्रिहेंशन करते हैं तो की का एक्सप्रेशन यूजर से इनपुट लेने वाला फंक्शन भी लगा सकते हैं ऐसे करके। और जो वैल्यू है वो भी हम यूजर से इनपुट लेने वाला फंक्शन लगा सकते हैं, तो आई का कोई यूज ही नहीं है। अब ये बताओ, यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, कितनी बार यूजर से की और वैल्यू पूछी जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5। तो अब यहाँ पर इस इंडिया को लिखना कोई पर्पस रहा ही नहीं, क्योंकि इसके एक एक करेक्टर इस आई में आता जाएगा, उसका यूज ही नहीं हो रहा है।
तो आप उस केस में इसकी जगह पर क्या लगा सकते हैं, रेंज फंक्शन लगा दो। मान लो 3 बार के लिए बनाया है तो 3 बार चल जाएगा। दे दो। तो अभी यूजर से इनपुट लेकर डिक्शनरी बनाने का प्रोग्राम मैंने लिखा था, 5 लाइन का बना था। कॉम्प्रिहेंशन के आ जाने से 1 लाइन का हो गया। ये तो प्रिंट करने वाली लाइन है, ये थोड़ी बना रही डिक्शनरी, डिक्शनरी तो यहाँ से बन रही। ठीक है। अब इंटरव्यू के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास एक डिक्शनरी है। मान लीजिए ये आपके पास एक डिक्शनरी है। अब बाय डिफॉल्ट पाइथन में ये फैसिलिटी है कि आप डिक्शनरी को की बताइए और वैल्यू ले जाइए। हम इसका उल्टा करना चाहते हैं। हम डिक्शनरी को वैल्यू देंगे और पूछेंगे बताओ इसकी की क्या है। तो ये हो सकता है। यानी कि अभी तक आपने जितने भी ऑपरेशन डिक्शनरी में देखे हैं वो सब कीज के अकॉर्डिंग होते हैं। अब इंटरव्यूअर कह रहा है नहीं मुझे तो वैल्यू के हिसाब से करने हैं, तो सारे ऑपरेशन आपके फेल हो जाएंगे, कोई नहीं चलेगा। आप कहो कि मुझे किसी आइटम को डिलीट करना है, आप कहो मुझे इसे डिलीट करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसकी की बता दो। अब अगर कोई मैं आपसे कह दूं नहीं मैं तो इसकी वैल्यू बताऊंगा, वैल्यू से करो डिलीट, कैसे करेंगे। तो यही पहले एक बार समझते हैं कि किसी भी वैल्यू से की कैसे निकाली जाती है, उसके बाद फिर आगे का ऑपरेशन कर ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैसे करें इस काम के लिए, तो यहाँ पर आपको 3 केस समझने होंगे। पहला केस, आपको वैल्यू दी गई, हो सकता है वो वैल्यू डिक्शनरी में कहीं है ही नहीं, तो जब वैल्यू है ही नहीं तो उसकी की भी नहीं होगी। दूसरा केस, वो वैल्यू एक बार आती है और जिस आइटम में आती है उसकी की लाकर आपने दे दी। तीसरा केस जो मैंने लिखा हुआ है, तीसरा केस यह है कि मैंने आपको वैल्यू दी ए, अब बताओ इसकी की क्या है। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती, वैल्यू तो डुप्लीकेट हो सकती है। अब आप ए वैल्यू जहां जहां पर आ रही है उन सब की कीज को वापस करेंगे, एक की वापस नहीं करेंगे, सारी कीज बताओ। ए की 1 भी है, ए की 3 भी है। तो 3 केस आपको कंसीडर करते हुए अपना लॉजिक लिखना होगा। तो अब शुरुआत कैसे करें इस लॉजिक को लिखने की। मान लीजिए हम कोई के नाम से एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें हम की को स्टोर करेंगे। तो सर लिस्ट क्यों बनाई, क्योंकि आप ही ने कहा कि एक वैल्यू की एक से ज्यादा की हो सकती है, तो एक से ज्यादा तो लिस्ट में टपल में आ सकती है। तो हम क्या लेके चलते हैं, एक लिस्ट लेके चलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे कि डिक्शनरी में मेरी वाली वैल्यू है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, लूप लगा लेते हैं, फॉर आई कॉमा जे इन डी। अब बताओ, अगर मैं अपने सिंटैक्स में फॉर के साथ 2 वेरिएबल लगा रहा हूँ और साथ में मैं डिक्शनरी के साथ जा रहा हूँ, तो मैं आगे क्या लिखना चाह रहा हूँ डिक्शनरी में कि मुझे 2 वेरिएबल में डेटा मिलेगा, आइटम्स। क्या लिखेंगे, डी डॉट आइटम्स, क्योंकि आइटम्स क्या करता है, हर इटरेशन पे एक एक आइटम लाकर लूप को देता है। और एक आइटम में 2 चीजें होती हैं, पहली की होती है, दूसरी वैल्यू होती है। तो आई में आ जाएगा की, जे में आ जाएगा वैल्यू। तो लूप पहली बार चलेगा तो आई में आ गया 1 और जे में आ गया ए। सेकेंड टाइम चलेगा तो आई में आ जाएगा 2 और जे में आ जाएगा बी, एंड सो ऑन। अब चेक करो, इफ कौन सी वैल्यू ढूंढ रहे थे, इफ। अब बताओ आई और जे में वैल्यू कौन किसके पास होगी, जे बराबर है किसके, आप बताओ किस वैल्यू को ढूंढना, हमने ए को ढूंढना है। अगर जे में जो वैल्यू आई है वो हमारी वाली वैल्यू ए के बराबर है, तो उसी इटरेशन में आई में कौन पड़ा होगा, उसकी की पड़ी होगी। उस की को उठा के कहाँ ले जाकर स्टोर कर दो, अपेंड कर देते हैं के नाम की लिस्ट में। किसको अपेंड कर दें, आई के लिए।
क्योंकि जिस समय जे में वैल्यू पड़ी ए है, उसी समय उसी की किस में आ गई होगी, आई में, उसको उठा के मैंने के में डाल दी। जब जब जे ए से मैच होगा, उसकी की हम अपेंड कर देंगे के नाम के वेरिएबल में, लूप खत्म हो जाएगा। खत्म होते ही अब क्या कर देंगे, यहाँ पर के को प्रिंट करा दो। 1 और 3 क्या है हमारी कीज, किसकी, वैल्यू 3 की। और अगर मैं कर दूं कैपिटल ए, तो सर कैपिटल ए की कोई की नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं कहीं वैल्यू में किसी के पास। और अगर मैं लिख दूं यहाँ पर भी, सर इसकी एक ही है। तो अब इस लॉजिक को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं कि सर मुझे ना सिंगल की चाहिए, सबसे पहली बार आई वो दे दो, या सबसे आखिरी बार आई वो दे दो। तो अपने हिसाब से आप इस लॉजिक को कितना कस्टमाइज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो वैल्यू से अगर हम की निकालना चाहते हैं, तो एक छोटा सा लॉजिक ये हो गया, इसका यूज करके आप इस काम को कर सकते हैं। अब इस लॉजिक को 1 स्टेप अहेड लेके चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे किसी डिक्शनरी के आइटम को डिलीट करना है, तो आप डेल डिक्शनरी का नाम और की ऑपरेटर में की पास कर दोगे, 1 की का आइटम डिलीट हो गया। हमने कहा नहीं, हम आपको वैल्यू देंगे, ये वैल्यू जितनी जगह पर रखी है इसके सारे आइटम डिलीट कर दो, मतलब ये भी डिलीट कर दो और ये भी डिलीट कर दो। तो देखो सीधी सी बात है, डेल ऑपरेटर तो हमारी बात मानेगा नहीं, क्योंकि ये तो पहले से फिक्स कर दिया गया है कि ये तो की कोई सर्च करेगा। और अगर मैं ए लिखूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा, ये कहते हुए कि भाई ए नाम से तो की है ही नहीं कोई, की एरर। यानी कि ये तो फिक्स है, ये की पे ही काम करता है। तो अब आपको यूजर से वैल्यू ले लेनी है, उसके बाद क्या करना है, यही लॉजिक चलाना है। उस वैल्यू की जितनी कीज हैं सारी ढूंढ लो। सर ढूंढ ली मैंने, किस में आ गई, मेरे के में आ गई है। अब के पर लूप चलाओ, फॉर आई इन के। अब पहली बार इसमें आई में पहली की आ जाएगी, फिर दूसरी बार चलाओगे दूसरी की आ जाएगी। अब क्या करो, प्रिंट ना करा के इसके अंदर क्या लिख दो, डेल डी ऑफ आई। तो जो ए की कीज इस वेरिएबल में आई है, इस लिस्ट में आई है, हम उस लिस्ट में से एक एक की निकाल कर डिक्शनरी को डिलीट कर दे रहे हैं। और लास्ट में आपको वही दिखेगा कि भाई आपने ए वैल्यू की जितनी कीज थी वो पता कर ली, और फिर उन सबसे डिक्शनरी में जाके डिलीट कर दिया। अब लास्ट में डिक्शनरी में क्या बचा, बस एक ही बचा। तो अब कोई वही ऑपरेशन आप ऐसे कर सकते हैं। तो हर वो ऑपरेशन जो अब तक आपने की से करा था, करना वही होगा, लेकिन यूजर ने जो हमें वैल्यू दी है, बीच में पहले एक लॉजिक ऐड करना पड़ेगा, उस वैल्यू से सारी कीज गेट करना, फिर उस की पर जो करना चाहते हो वो कर लो अपना ऑपरेशन। चलो, अब अगर हम आगे बढ़े, लगभग ऑपरेशन जो डिक्शनरी से हो सकते थे वो हमने यहाँ पर परफॉर्म कर लिए। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मेरे पास एक रोल नंबर है जो टपल में रखा हुआ है, 1 2 3 4, और ये इन रोल नंबर पे स्टूडेंट के नेम रखे हुए हैं लिस्ट में। किसी का नाम सोनू है, किसी का नाम मोनू है। तो अब आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है कि मुझे एक डिक्शनरी में इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है। इस तरह से करना है कि रोल नंबर की बन जाए और उसका जो नेम है उस की पर वैल्यू बन जाए। फिर अगला रोल नंबर डिक्शनरी में दूसरी की बने, और लिस्ट में जो दूसरी वैल्यू है वो उस की वैल्यू बने। अब मुझे इन दोनों का यूज करते हुए इस तरीके से डिक्शनरी बनानी है। कैसे बनेगी, क्या लॉजिक लगाएं भाई। हम्म, बताओ। तो देखो, सबसे पहले तो लूप के बारे में सोचना ही पड़ेगा। भाई अभी तो चलो रोल नंबर आपके 4 हैं, मैं तो कह रहा हूँ 400 हो सकते हैं, 40,000 हो सकते हैं। तो लूप के बारे में तो सोचेंगे ही सोचेंगे, ठीक है। लेकिन सर ये बताओ, लूप के बारे में सोचेंगे तो लूप सिर्फ इसके साथ थोड़ी चलेगा, लूप इसके साथ भी चलना चाहिए।
यानी कि जब लूप हमारा 1 के पास जाए तो उसी समय सोनू के पास भी जाए, अगली बार जब लूप चले तो 2 के पास जाए, फिर मोनू के पास भी जाए। तो इसमें कौन सा साइंस आ रहा है? पैरेलल इटरेशन का। जब भी मुझे मल्टीपल कंटेनर्स को पैरेलली इटरेट करना होगा तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? जिप फंक्शन। कैसे करेंगे यहाँ पर? और आई इन जिप, और जिप के अंदर क्या पास कर देंगे? रोल नंबर, और यहाँ पर नेम। तो अब बात नहीं भाई, अब यहाँ पर ये जो जिप फंक्शन है क्या करेगा? आपको पहले जाएगा रोल नंबर के पास, रोल नंबर से वैल्यू ला कर दे देगा, मान ली मैंने आर वेरिएबल में स्टोर कर ली। फिर जिप उसी समय इस वाले के पास भी जाएगा और यहाँ से डेटा लाकर आपको देगा, एक वेरिएबल मान लीजिए आपने एन में स्टोर कर। ठीक है, अब सर आर में रोल नंबर आ गया जिसको मुझे की बनाना है, एन में वो नेम आ गया जिसको मुझे उस की वैल्यू बनाना है। कहाँ? डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी है कहाँ आपके पास? तो बना लेते हैं लूप से पहले खाली, फिर लूप के अंदर इसको फिल करते रहते हैं। डी ऑफ क्या लिखूं आगे? आर इक्वल टू, बस ये हो गया। 1 सोनू, 2 मोनू, 3 चिंटू। तो ये तो फ्रीक्वेंटली होगा, है ना, ऐसा कई बार होगा। आपको एक एक्सेल शीट मिलेगी, मतलब आप आगे जब रियल टाइम पे देखोगे तो कुछ ऐसी पिक्चर हो सकती है कि आपको एक एक्सेल शीट मिली, यहाँ पर रोल नंबर है, यहाँ पर स्टूडेंट का नेम है। अब आपसे कहा गया इन दोनों कॉलम को डिक्शनरी बना कर दे दो, ये वैल्यू की बन जाए, ये इसकी वैल्यू बन जाए, ये की बन जाए, ये इसकी वैल्यू बन जाए, ये की तो आपको पाइथन पहले सीखना पड़ेगा एक्सेल शीट को रीड कैसे करते हैं। रीड करने के बाद ये दो कॉलम कैसे निकालेंगे, कॉलम तो और भी हो सकते हैं। फिर इन दोनों कॉलम को जिम फंक्शन में पास कर दो। सर जिप फंक्शन में लिस्ट पास होती है? हमने कहा नहीं, जिस दिन आप एक्सेल शीट पढ़ना सीख जाओगे जिप के अंदर ये कॉलम भी पास हो जाते हैं। ठीक है, चलो, तो इस तरह से डिक्शनरी पर लगभग सारे ऑपरेशन हमने करने देख लिए। अब अभी हमने जितने कंटेनर पढ़े, इन सारे कंटेनर्स को अब हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा कब हमें यूज करना चाहिए और किससे हमें क्या मिलता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ सबसे पहले हम कंटेनर लिख लेते हैं। तो अगर हम कंटेनर्स की बात करें तो एक तो हमने लिस्ट देखा, टपल, सेट, ट्रोजन सेट, और लास्ट में डिक्शनरी के बाद। अब सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे ये सारे कंटेनर हम पढ़ते ही क्यों हैं? क्योंकि हम बहुत सारी वैल्यूज का ग्रुप मैनेज करना चाहते हैं एक साथ। अगर बहुत सारी वैल्यूज को अलग अलग वेरिएबल में रखेंगे तो कोड ज्यादा लिखना पड़ता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो हम बहुत सारी वैल्यूज का ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो ग्रुप बनाने के लिए हम लिस्ट का यूज कर सकते हैं। तो लिस्ट इज ए ग्रुप ऑफ वैल्यूज। टपल, टपल इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ वैल्यूज। सेट, सर सेट में वैल्यूज आती हैं, रोजन सेट में भी यही होता है। लेकिन अगर हम बात करें डिक्शनरी की तो डिक्शनरी में की कॉलॉन वैल्यू ये आते हैं, की वैल्यू पेयर्स होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट में ग्रुप बनाना है और इस तरह से बनाना है कि हर वैल्यू की आप अपनी अलग एक पहचान खुद देना चाहते हैं, डेट मीन्स आपकी वैल्यू की फॉर्म में डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, तो एकमात्र ऑप्शन है डिक्शनरी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे ना सिर्फ वैल्यूज रखनी है, उनकी जो आइडेंटिटी है मैं नहीं देना चाहता, लैंग्वेज की तरफ से अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास चार ऑप्शन है, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट। इन चारों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। अब इन के बाद, इसके ग्रुप के बाद दूसरा फैक्टर आता है कि हमें कौन सा यूज करना चाहिए। आप बताओ, ग्रुप बनाने के बाद प्रोग्राम में जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वही ग्रुप यूज करना चाहते हो, या प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में ग्रुप में चेंज भी करना चाहते हो, ऐड करना, डिलीट करना? हमने कहा उस पॉइंट व्यू से हम म्यूटेबल
कलेक्शन यूज करते हैं लिस्ट, अगर बदलना चाहते हैं। अगर बदलना चाहते हैं तो सेट भी है, बदलना चाहते हैं तो डिक्शनरी भी है। ये तीनों म्यूटेबल है। और अगर आप बदलना नहीं चाहते हैं तो आपका दो ऑप्शन है सिर्फ, एक टपल है और एक फ्रोजन सेट है। ये दोनों प्रोग्राम में जिस लाइन पर बन जाएंगे, जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, 100 लाइन चले 500 लाइन चले, जो बन गया था आखिरी लाइन तक वही रहेगा, कोई उसमें चेंज नहीं होता है। ठीक है। अब एक फैक्टर और जो हो सकता है डिसीजन लेते समय, वो हो सकता है कि भाई क्या आपको ऑर्डर की जरूरत है, जिस क्रम में हम अपने ग्रुप में वैल्यूज स्टोर करेंगे, आउटपुट जब दिखेगा तो उसी में दिखना चाहिए, उसी क्रम में। अगर ऐसा है तो फिर आप लिस्ट के साथ जाओ। लिस्ट में ऑर्डर मेंटेन होता है, टप्पल में ऑर्डर मेंटेन होता है और डिक्शनरी में होता है। सेट और फ्रोजन सेट में ऑर्डर मेंटेन आपका नहीं होता है, सेट अनऑर्डर्ड होता है। अच्छा, एक फैक्टर ये भी हो सकता है डिसीजन लेने में कि भाई इंडेक्सिंग आप चाहते हैं, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग आप चाहते हैं, तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग लिस्ट में मिल जाएगी आपको, टपल में मिल जाएगी, बस, और किसी में नहीं है। सेट में नहीं होती, फ्रोजन सेट में नहीं होती, डिक्शनरी में नहीं होती, की होती है। उसी चीज को की कहते हैं यहाँ पर। और की के साथ स्लाइसिंग नहीं चलती। म्यूटेबल, ऑर्डर, इंडेक्सिंग। एक फैक्टर और है, डुप्लीकेसी, कि भाई चीजों को आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। ठीक है, डुप्लीकेसी। ठीक है, तो अब डुप्लीकेसी किस किस के अंदर होती है? लिस्ट में होती है, टपल में होती है, सेट में नहीं होती, फ्रोजन सेट में नहीं होती। सर, डिक्शनरी में डुप्लीकेसी होती है कि नहीं होती है? हमने कहा अलग अलग बताना पड़ेगा, की को लेकर और वैल्यू को लेकर, सिंगल आंसर नहीं दे सकते। तो अगर आप बात करते हैं की में तो नहीं हो सकती, अगर आप बात करते हैं वैल्यू की तो हो सकती। अब इनमें से कौन ऐसा है जिसको एक लाइन पर हम बना सकते हैं, एक लूप लगा के, सिंगल लाइन में लूप लगाकर एक्सप्रेशन चलाकर बना सकते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन किस में होगा? किस जो म्यूटेबल है उसमें कॉम्प्रिहेंशन होता है, तो लिस्ट में होगा, सेट में होगा और डिक्शनरी में होगा। और जो म्यूटेबल है ही नहीं, तो लूप हर बार चलने पर कैसे एलिमेंट ऐड कर सकता है, क्योंकि तो म्यूटेबल है। टपल इम्यूटेबल है, इसलिए कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता है, ये भी कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। इस तरह से ये आपका एक चार्ट बनकर तैयार हो गया। इससे आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि कब हमें कौन सा कंटेनर यूज करना चाहिए। तो कंटेनर पढ़ना ही क्यों चाहिए? बहुत सारी वैल्यूज को एक ग्रुप में मैनेज करने के लिए। लाइक अगर मुझे 100 लोगों को पाइथन पढ़ानी है, तो मैं अलग अलग टाइम पे ना पढ़ाकर एक बैच बना देता हूँ, दैट इज ग्रुप बना देता हूँ। अब मेरा फोकस ग्रुप को पढ़ाने पर रहेगा। ठीक है, सेम यहाँ पर है। तो आप जब बहुत सारी वैल्यूज को अलग अलग वेरिएबल में रखते हैं, तो आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो आप क्या बना सकते हैं? कंटेनर में उनको ग्रुप बनाकर रख सकते हैं। कौन सा बनाना चाहिए? बाकी फैक्टर हो गए, म्यूटेबल, ऑर्डर, डुप्लीकेसी चाहिए नहीं चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन चाहिए नहीं चाहिए। तो इस चार्ट को आप अपना जितनी बार अपना मोबाइल चलाएं, जितनी बार लैपटॉप खोलें, उतनी बार इसको देख लें। तो सर कैसे दिख जाएगा? इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका वॉलपेपर बना के मोबाइल पे लगा लो, डेस्कटॉप पे लगा लो, लैपटॉप खुलते ही दिख जाएगा तुरंत। मोबाइल जब रात को सोओगे तो आखिरी काम यही है ना? और सुबह उठते ही पहला काम यही है हमारा, तो फिर दिख जाएगा हमारे लिए। तो ये
4 6 8 दिन करोगे तो अपने आप सेट हो जाएगा ब्रेन में कि कब कौन सा कंटेनर यूज करना चाहिए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम पाइथन के डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट को, जो पाइथन में डेटा टाइप्स होते हैं, इस कॉन्सेप्ट को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। पहला होता है स्केलर टाइप्स और दूसरा हो गया कंटेनर टाइप्स। स्केलर टाइप्स में हम लोगों ने इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन इनको पढ़ा। ठीक है, इवन नन भी इसी में आता है। ठीक है, उसके बाद कंटेनर टाइप में अभी हमने खत्म करा चैप्टर लिस्ट, टपल, सेट, ट्रोजन सेट और आपका डिक्शनरी। ठीक है, तो सर और भी होते हैं, हमने कहा और भी होते हैं। तो तीसरी कैटेगरी अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वो लंबा सफर अभी हमारा। ये होता है कस्टम टाइप्स। कस्टम टाइप्स का मतलब क्या है, आप बना सकते हो, यूजर डिफाइन। तो आप भी पाइथन में अपने डेटा टाइप्स बना सकते हो, जैसे बने बनाए हैं। 4 6 8 पढ़ लिया आपने, इतने से हो सकता है हमारी रिक्वायरमेंट पूरी ना हो सकता है हमें कोई ऐसा टाइप चाहिए जो पाइथन में आता ही नहीं है। तो पाइथन ने अलाउ किया है कि अगर नहीं है तो अपना बना लेना फिर। भाई पाइथन बनाने वाले को जितना आता था, जितनी समझ रही होगी उतना बना दिया। हो सकता है आप उससे आगे निकल गए हो, अगर आपको ऐसा टाइप नहीं मिल रहा है अपना बना लो फिर। तो कैसे बनाएंगे, सीखेंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन में। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, उसका नाम अभी हम नहीं ले रहे। हम उसे क्यों पढ़ेंगे एक बार उसको समझने की कोशिश करें। मान लीजिए मेरे पास कोई एक नंबर है और मुझसे कहा गया कि ये चेक करिए कि इवन है या ऑड है, इस बात का लॉजिक लिखिए। हमने लिख दिया इफ नंबर मॉडुलस टू इक्वल टू 0 तो ये इवन है, एल्स हमने लिख दिया ये ऑड है। तो प्रॉपर कोड बना सकते हैं, अभी बस हम एक डमी कोड लिख रहे हैं। उसके बाद प्रोग्राम में आगे बढ़े। लाइन नंबर 10 पर फिर से मुझे एक नंबर दे दिया और मुझसे कहा गया अब फिर बताओ ये इवन है या ऑड है। अब मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है टाइप करो फिर से लॉजिक इवन ऑड का। दूसरा, जहां लिखा था पहली बार कंट्रोल सी, और जहां अब जरूरत पड़ रही है कंट्रोल वी। दोनों ही केस में प्रोग्राम का लेंथ बढ़ेगा, दोनों ही केस में नंबर ऑफ लाइंस तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी, भले ही आप टाइप करो चाहे कॉपी करके पेस्ट करो, है ना। तो अब मान लीजिए मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर भी लेता हूँ, तो सिनेरियो अगर हम ये मान के चलें कि चल अभी तो ये 4 लाइनें थी, मान लीजिए ये 4 ना होकर 40 होती, तो 40 लाइनें कॉपी करके पेस्ट कर लूंगा, लेकिन कोड की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ना। 40 40 80 हो गए तो। और मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इस प्रोग्राम में फिर से प्रोग्राम के बीच में एक नंबर आ गया 10 12 लाइन कोड चलने के बाद, और फिर से आपसे कहा गया बताओ वही लॉजिक लिखकर जो 40 लाइन का था, तो फिर से जाकर कॉपी पेस्ट करोगे। कोई बात नहीं, अभी कर भी रहे हो कॉपी पेस्ट, एक टाइम आएगा कॉपी पेस्ट भी नहीं करना चाहोगे। मान लीजिए ये कोड मैंने आज लिख दिया 25 जुलाई को। अब मुझे 25 अगस्त को एक प्रोग्राम और बनाना है, और वहां भी मेरे पास एक नंबर था और मुझसे कहा गया बताओ इवन है क्या ऑड है। तो अब मुझे याद आया कि 10 दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, उसमें ये लॉजिक लिखा था। 10 दिन पहले प्रोग्राम ढूंढो फिर कौन सा था, किस नाम से बनाया था, वहां जाओ ओपन करो फिर कॉपी करो फिर यहाँ लाके पेस्ट करो। अब कॉपी पेस्ट करने में भी शायद हमें दिक्कत हो सकती है। ये टाइम 15 अगस्त 2024 हो जाए 23 की जगह, तो सर थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। 1 साल पहले का प्रोग्राम हमने बनाया था, ढूंढो कहाँ बनाया था, वहां जाके कॉपी करो फिर यहाँ लाके पेस्ट करो। अभी तो चलो फिर भी ये 4 5 लाइन है, 40 50 लाइन हो जाएंगे, तो ये कॉपी पेस्ट भी आपका फ्रस्ट्रेशन वाला पार्ट देगा। तो सर सोल्यूशन क्या है इसका। तो किसी ने सजेस्ट किया, सर लूप पढ़ाई तो है आपने।
लूप से क्यों नहीं कर रहे हैं आप इस काम के लिए? भाई लूप इसलिए पढ़ाए जाते हैं, किसी भी काम को अगर हम बार बार करना चाहते हैं तो लूप से कर लेते हैं। हमने कहा ठीक है, अच्छा एक काम लूप से करवा के दिखा दो। मैंने इवन ऑड के लॉजिक को 5 बार इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक बार प्रोग्राम की स्टार्टिंग में करना है, एक बार प्रोग्राम के बीच में करना है, एक बार प्रोग्राम के लास्ट में करना है, और चौथी बार 10 दिन बाद करना है, और पांचवी बार 1 साल बाद करना है। तो लूप को ऐसे चला लोगे, लूप 5 बार चलना, एक बार आज चल जाओ, एक बार कल चल जाना, एक बार 10 साल बाद चलना। तो लूप क्या बोलेगा? 1 साल 10 साल तो छोड़ो, मैं दूसरे प्रोग्राम में ही नहीं जाऊंगा। दूसरा प्रोग्राम तो छोड़ो, मैं एक ही प्रोग्राम में दूसरी जगह नहीं जाऊंगा। जिस जगह आपने मुझे लिख दिया है उसी जगह पर मुझे पहले पूरा इस्तेमाल कर लो, उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ने दूंगा। तो अगर आप एक लूप से 5 बार किसी काम को करते हैं तो वो 5 बार लगातार होता है। मुझे लगातार नहीं चाहिए, मुझे जब मेरा मन करेगा तब चाहिए। मेरा मन करेगा बीच में तो आ जाए मेरे पास वो कोड, मेरा मन करेगा दूसरे प्रोग्राम में, आ जाए दूसरा प्रोग्राम। मैं आज बनाऊं, कल बनाऊं, 10 साल बाद बनाऊं, कभी बनाऊं, मुझे वो कोड मिल जाना चाहिए, मुझे लिखना ना पड़े, कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। तो इन सब का एक ही आंसर दिया गया। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है फंक्शन। अगर आप किसी भी कोड को कहीं भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसी भी प्रोग्राम में दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप उस कोड को कहाँ लिखते हैं? फंक्शन के अंदर लिखते हैं। तो फंक्शन इस तरह से, सर एक प्रोग्राम में हम कितने बना सकते हैं? इन जनरल एक लॉजिक एक फंक्शन में हम लोग लिखते हैं। जैसे इवन ऑड का लॉजिक था तो उसके लिए एक फंक्शन बना दीजिए। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं सर इसी प्रोग्राम में मुझे प्राइम नंबर का भी लॉजिक लिखना है। हो सकता है प्राइम नंबर की जरूरत मुझे कल पड़ जाए, परसों पड़ जाए, तो मैं चाहता हूं कि यही लॉजिक कल परसों भी इस्तेमाल हो जाए, लिखना ना पड़े। तो आप अपने प्रोग्राम में 2 फंक्शन बना दीजिए। एक फंक्शन में लिख दीजिए इवन ऑड का लॉजिक, एक में लिख दीजिए प्राइम नंबर का लॉजिक। तो इन जनरल एक फंक्शन एक लॉजिक को हम लोग कंटेन करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो अब कैसे पहचान करोगे? अगर एक प्रोग्राम में आपने 4-5 फंक्शन बना दिए अलग अलग लॉजिक कंटेन करने वाले, तो ये कैसे पता चलेगा मुझे कि किस फंक्शन में कौन सा लॉजिक लिख दिया है? तो इसका आंसर वही है कि अगर एक प्रोग्राम में मैंने 4 वेरिएबल बना दिए तो कैसे पता चला आपने कौन सा वेरिएबल क्या वैल्यू कंटेन करता है? उसके नाम से, है ना। तो हर फंक्शन की आइडेंटिटी क्या होगी? उसका एक आइडेंटिफायर होगा। आइडेंटिफायर मतलब उसका एक नाम होगा, ठीक है। तो फंक्शन का एक नाम होता है जिससे हम उसको उसकी पहचान देते हैं। अच्छा, अच्छा मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम में 3 फंक्शन बना लिए, 4 फंक्शन बना लिए, तो ये कैसे आप अलग अलग करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे कि कितना कोड इस फंक्शन में है और कितना कोड दूसरे फंक्शन का है? एक ही प्रोग्राम में आप 3 फंक्शन बना रहे हो, तो ये बंटवारा कैसे करोगे कोड का कि यहाँ से यहाँ तक का कोड इस फंक्शन में है, यहाँ से यहाँ तक का कोड दूसरे में है? तो इसका आंसर हमने कहा भी अच्छा ये बताओ, एक प्रोग्राम में आपने इफ कंडीशन लगाई, कैसे पता चला कि कितने स्टेटमेंट इफ के अकॉर्डिंग चलेंगे और कितने इफ के बिना चलेंगे? इंडेंटेशन तो क्या लगाते हो? इंडेंटेड ब्लॉक। तो फंक्शन क्या कर रहा है? मेरे अंदर भी यही होगा। तो हर फंक्शन की पहचान होगी जिससे आप उसे पहचान सकते हैं। और हर फंक्शन कैसे बताएगा कि यहाँ से यहाँ तक का ही कोड मेरा है, उसके आगे वाला कोड मेरा नहीं है? इंडेंटेड ब्लॉक बनाकर। तो हर फंक्शन क्या होगा? इंडेंटेड ब्लॉक होगा, ठीक है। अब जितनी बातें मैंने अलग अलग बोली हैं, इनको अगर हम एक ग्रामर लगाकर एक साथ लिख दें तो वो क्या बन जाएगी? फंक्शन की डेफिनेशन बन जाएगी। इट इज ए नेम्ड ब्लॉक that provides reusability of logic anywhere in same program or other. इट इज ए नेम्ड ब्लॉक, मतलब इसका ब्लॉक बनेगा लेकिन उस ब्लॉक का नाम होगा। अब तक आपने जो इंडेंटेड ब्लॉक बनाए ना उनका नाम नहीं होता है। इफ इफ कीवर्ड का नाम है, ब्लॉक का नाम नहीं है। फॉर कीवर्ड का नाम है। फंक्शन का अपना नाम होगा।
तो इट इज अ नेम्ड ब्लॉक दैट प्रोवाइड्स reusability of logic anywhere in the same program और अदर प्रोग्राम, चाहे सेम प्रोग्राम हो चाहे अदर प्रोग्राम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इवन इसका तो यहाँ तक हम लेके जा सकते हैं कि सेम कंप्यूटर हो चाहे दूसरा कंप्यूटर हो, मतलब मैंने फंक्शन बनाया एक कंप्यूटर पे और मैं उसको यूज कर रहा हूँ दूसरे कंप्यूटर से, वो भी हो सकता है। आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए, अगर नेटवर्किंग आती है तो आप एक कंप्यूटर पे बनाए गए फंक्शन को दूसरे कंप्यूटर से यूज कर सकते हैं। ठीक है, बराबर। तो मैं लिख दिया और अदर प्रोग्राम, अदर प्रोग्राम का मैंने ये नहीं बताया कि वो सेम कंप्यूटर पे होगा कि दूसरे पे, कहीं भी हो सकता है। ठीक। अब अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड करे गए हैं। हमें दो पार्ट्स पे काम करना होगा। पहले पार्ट को बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, दूसरे पार्ट को बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। इन पाइथन देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए फंक्शन। पहला है फंक्शन डेफिनेशन, दूसरा है फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन डेफिनेशन में हमें क्या करना होता है, ये बताना होता है लॉजिक क्या है फंक्शन का, हम क्या लॉजिक लिखना चाहते हैं ना, वो बताना होता है। वी राइट लॉजिक। फंक्शन कॉलिंग में जो हमने फंक्शन में लॉजिक लिखा है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को हम जितनी बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उतनी बार उसे हम कॉल करते हैं। अब हमें ये दोनों पार्ट सीखने होंगे, जाने अनजाने में एक पार्ट हमें आता है, पहले दिन से जाने अनजाने में एक पार्ट पर हम काम करते आ रहे हैं, दूसरे पार्ट पर हम बिल्कुल कुछ नहीं जानते, हम दोनों को सही से सीख लें। सिंटेक्स और फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन अगर आप देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सिंटैक्स होगा, तो उसके लिए डेफ कीवर्ड आता है। डेफ कीवर्ड की पहचान यही होती है इंटरप्रेटर के लिए कि भाई अब जो आप लिखने जा रहे हैं वो एक डेफिनेशन है किसी फंक्शन की। और डेफ कीवर्ड का मतलब ये भी हो गया कि अब जो भी लिखा हुआ है उसका एग्जीक्यूशन नहीं करना है, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन कब होगा, जब उसको कॉल किया जाए। ठीक है, तो डेफ कीवर्ड के आगे जो भी लिखते हैं डेट इज फंक्शन का नाम, क्या नाम का फंक्शन होगा जो भी आप बनाना चाहें फंक्शन का नाम देंगे। फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं, हमने कहा वही रूल्स फॉलो करते हुए कुछ भी दे सकते हैं जो वेरिएबल का नाम देने के रूल थे। जैसे फंक्शन के नाम में स्पेस नहीं आना चाहिए, फंक्शन के नाम में कोई सिंबल नहीं आना चाहिए, सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है, उसके अलावा कोई सिंबल अलाउड नहीं है। फंक्शन में स्लैश टी स्लैश एन ये सब अलाउड नहीं है, फंक्शन में डॉट नहीं आ सकता। तो वो सारे रूल जो आपने वेरिएबल के नेम के लिए पढ़े थे फंक्शन के नेम के साथ भी होंगे। फंक्शन का नाम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन के नेम के आगे फिर पैरेंथेसिस का पेयर लगाएंगे। अब इसे टपल नहीं कहेंगे, है ना, हमेशा पूरी पाइथन में पैरेंथेसिस का पेयर टपल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अभी नाम नहीं ले रहा है उसका, वो जानते ही नहीं है उसको, बस लगा देते हैं कि सिंटैक्स का पार्ट है, लगाना होता है ना। पैरेंथेसिस के पेयर में हम कुछ लिख सकते हैं जिसको हम पैरामीटर के नाम से जानते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं अभी नहीं पता। उसके बाद ये जो फंक्शन है इसका इंडेंटेड ब्लॉक बनाएंगे और जो भी लॉजिक लिखना है लॉजिक लिखिए। लॉजिक एक लाइन का हो सकता है, दो लाइन का हो सकता है, 100 लाइन का हो सकता है, आपका लॉजिक डिपेंड करेगा कितना बड़ा हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं। हो गया, हमने कहा जी हो गया। तो ये क्या हो गई, फंक्शन की डेफिनेशन। अब हमें सीखना है फंक्शन कॉलिंग का सिंटैक्स। सिंटैक्स फॉर फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। जनरली हम दो सिंटैक्स यूज करते हैं फंक्शन को कॉल करने के। पहला सिंटैक्स है जिस फंक्शन को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसका नाम, उसके आगे पैरेंथेसिस का पेयर।
तो एक सिंटैक्स तो यह है फंक्शन को कॉल करने का। और पैरेंथेसिस के पेयर में हम कुछ लिखते हैं जिनको टेक्निकली हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। आप उनके लिए वैल्यूज कह सकते हैं अभी के लिए। दूसरा सिंटैक्स इसका होता है कि आप किसी फंक्शन कॉल से जो रिजल्ट जनरेट हुआ है उसको आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो जनरली ये दो सिंटैक्स हैं फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। चलिए अब इम्प्लीमेंट करते हैं इस कॉन्सेप्ट के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट आई, उसके बाद एक लूप चला दिया। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बना दिया, मान लीजिए उसका नाम कर दिया कलर्स। अभी कोई पैरामीटर की बात नहीं पता हम, इससे हम कोई लॉजिक नहीं लगवा रहे हैं, सिर्फ सिंटैक्स के साथ फैमिलियर होने के लिए इसके अंदर से कुछ प्रिंट वाला काम करा लेते हैं। तो ये फंक्शन जब भी चलेगा तो दो कलर के नाम प्रिंट कर देगा, बस कोई लॉजिक नहीं है, बस सिंटैक्स को समझना है। एक फंक्शन और बना दिया, मान लीजिए इसका नाम कर दिया फ्रूट्स। जब ये चलेगा ये भी दो फ्रूट्स के नाम प्रिंट कर। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया लास्ट में भाई। अब ये मान लीजिए इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर को हमने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए दे दिया कि भाई इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो। इंटरप्रेटर सबसे पहली लाइन पे गया, इसका एग्जीक्यूशन कर दिया। फिर उसे मिला लूप, इसका एग्जीक्यूशन कर दिया। आउटपुट अब तक आ चुका है हाई, और लूप के अकॉर्डिंग 0 1 2। उसके बाद इसे मिली डेफिनेशन। अब जैसे इसे डेफिनेशन मिली इसने इसका एग्जीक्यूशन नहीं करा, क्योंकि इंटरप्रेटर ये कह रहा है कि अगर मैंने इसका एग्जीक्यूशन अभी कर दिया तो ये तो टॉपिक के अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर अभी मैंने इसका एग्जीक्यूशन कर दिया तो फिर दोबारा कैसे चलेगा ये, क्योंकि प्रोग्रामर ने फंक्शन क्यों बनाए हैं, काम को बार बार करने के लिए। तो अब कितनी बार करा जाएगा इसे कैसे पता चला इंटरप्रेटर को कि मैं इसे 2 बार चलाना चाहता हूँ कि 3 बार चलाना चाहता हूँ। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इसको चलाते ही नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो भी लिखा है उसमें सिंटैक्स एरर चेक करके इसको मेमोरी दे देता है, यानी कि मेमोरी के अंदर आ गया लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद ये भी डेफिनेशन, इसका मेमोरी लोकेशन हो गया लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। उसके बाद बाय एग्जीक्यूशन हो जाएगा इसका, तो क्योंकि ये फंक्शन डेफिनेशन थोड़ी है, आउटपुट आ गया बाय। उसके बाद इंटरप्रेटर कह रहा कोई काम है ही नहीं मेरे लिए, मैं टर्मिनेट हो जाता हूँ। इंटरप्रेटर टर्मिनेट हो जाएगा, आउटपुट जो आया वो आएगा हाई 0 1 2 और बाय। पर फंक्शन नहीं चले, क्यों चलेंगे? फंक्शन दो पार्ट में आता है ना। पहला पार्ट फंक्शन डेफिनेशन, जिसमें हम बताते हैं क्या काम करने के लिए फंक्शन बनाना है। दूसरा पार्ट है उसको चलाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। कहीं आपने फंक्शन कॉल करा नहीं, तो जब कॉल करा ही नहीं इंटरप्रेटर ने उसे चलाया ही नहीं, इसलिए। तो ये समझ में आ गया, फंक्शन डेफिनेशन से फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होते, हमें उनको कॉल भी करना पड़ेगा। अब हम दूसरा पॉइंट भी ये लेकर आ रहे हैं कि भाई अगर मैंने फंक्शन बनाया और मैंने उनको कॉल नहीं करा तो फिर मैंने बनाया क्यों, इस्तेमाल तो हुआ ही नहीं इसका फिर। तो इसका आंसर ये है, हो सकता है कल के लिए बना रहे हो आप, जरूरी आज चलाओगे इसे, हो सकता है कल चलाओ, कल किसी प्रोग्राम से, हो सकता है 2 साल बाद चलेगा। आज तो बस बना के आप छोड़ दे रहे हो इनके लिए, क्योंकि फंक्शन को हम सेम प्रोग्राम के अलावा दूसरे प्रोग्राम से भी तो कॉल कर सकते होंगे। तो ये सोचते हुए इंटरप्रेटर इनको बस मेमोरी लोकेट कर देता है, लेकिन वो मेमोरी कब तक, कल तक रहेगी, परसों तक रहेगी, 10 साल तक रहेगी? हमने कहा नहीं,
जब तक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन है तब तक रहेगी। जैसे इंटरप्रेटर टर्मिनेट हो जाएगा, जितनी मेमोरी उसने अभी इस प्रोग्राम के लिए दी है सारी मेमोरी डिलीट हो जाएगी, कुछ नहीं बचा हमारा। अब जब फंक्शन कॉल होगा उस समय फिर से मेमोरी मिल जाएगी इसके लिए। चलो, तो अब आउटपुट हमने देख लिया, समझ लिया। अब सर हम फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, तो फंक्शन कॉल करने के लिए मेक श्योर कि डेफिनेशन आपकी आ गई है। आ गई। अब हम बाय से पहले फंक्शन कॉल करना चाहते हैं, सर कौन सा करें? कोई सा भी कर सकते हैं जो डिफाइन हो चुका है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जिस ऑर्डर में फंक्शन डिफाइन करे गए थे उसी ऑर्डर में कॉल करेंगे। आप कोई सा फंक्शन कॉल कर सकते हैं जो डिफाइन हो चुका है। फ्रूट्स कर दें पहले कॉल, हमने कर। सर उसके बाद कलर्स भी करना चाहते हैं, कलर्स भी कर। अब इंटरप्रेटर पहले हाई चलाएगा, फिर लूप चलाएगा, उसके बाद ये डेफिनेशन मेमोरी में लोड कर देगा, चलाएगा नहीं ने, चलाएगा। अब फ्रूट्स फंक्शन कॉल हुआ, तो फ्रूट्स फंक्शन की डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट हो गया एप्पल, प्रिंट हो गया मैंगो, फ्रूट फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। तब इस लाइन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट माना जाएगा। फिर इंटरप्रेटर आगे बढ़ेगा, इस लाइन को उठाएगा, इसमें देखेगा फंक्शन कॉल हो रही है, तो जहां पे फंक्शन डेफिनेशन है वहां जाएगा, कोड उठाएगा, रन कराएगा, वापस आएगा इस लाइन पर, उसके बाद फिर आगे का कोड चलेगा। एप्पल मैंगो फ्रूट्स फंक्शन चल गया, फिर कलर्स फंक्शन चल गया। सर बाय के बाद फिर से फ्रूट चलाएं तो चला लो, फिर चल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाइथन के अंदर एंट्री पॉइंट फंक्शन जैसा कोई टॉपिक नहीं होता। लाइक सी में मेन नाम से एक होता था कि भाई कुछ भी लिख दो, चलेगा सबसे पहले यही। पाइथन ने कहा हमारे यहाँ पर मेन नाम से कुछ नहीं होता है, हर फंक्शन एक जैसा ही है, वो तभी चलेगा जब आप उसे कॉल करेंगे। तो फिर पाइथन से पूछा कि आपका एंट्री पॉइंट क्या है? वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ योर प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम का क्या है? एंट्री पॉइंट। सी में ऐसा नहीं होता। सी में आपने 100 लाइन का प्रोग्राम लिखा है, तो लाइन नंबर 1 पे जो कोड है वो नहीं चलेगा, सबसे पहले वो ढूंढेगा मेन कहाँ लिखा है, बीच में लिखा है तो वहीं से शुरू हो जाएगा एग्जीक्यूशन। ठीक है, पाइथन में वो कॉन्सेप्ट नहीं। अब बाकी कोड हटा देते हैं, सिर्फ फंक्शन वाले कोड को ही फोकस करेंगे। ऐसा कर लें कि यहाँ पर गलत हो जाएगा। लाइन नंबर 1 पर जब इंटरप्रेटर इस लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा होगा, तो डेफिनेशन अब तक मेमोरी में नहीं आई है, आगे के कोड में नहीं सर्च करने जाएगा इंटरप्रेटर, क्योंकि इंटरप्रेटर का एग्जीक्यूशन टॉप टू बॉटम सीक्वेंशियल होता है। कह रहा फ्रूट्स इज नॉट डिफाइंड, फ्रूट नाम से आपने कुछ भी डिफाइन नहीं करा, इसलिए क्या बन गई हमारी एरर। तो पहले डेफिनेशन आनी चाहिए, उसके बाद कॉलिंग आप कितनी बार भी कर सकते। ऐसा हो सकता है कि कोई फंक्शन अपने अंदर से दूसरे फंक्शन को कॉल कर दे? ने कहा हो सकता है। तो अब सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल होगा? कलर्स, क्योंकि जिस समय ये कोड इंटरप्रेटर देखेगा उस समय तो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। सर ये लाइन नहीं चलेगी, नहीं, ये लाइन तो तब चलेगी ना जब फंक्शन कॉल होगा कलर्स वाला। अभी तो कलर्स फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ है, तो ये लाइन चलेगी थोड़ी। जब चलेगी तो ये कॉलिंग है फ्रूट्स फंक्शन की, ये सही है। तो अब सबसे पहले कलर्स फंक्शन चले, ब्लैक। अब ब्लैक के बाद ये लाइन चलेगी, ये लाइन पर फंक्शन कॉल हो रहा है फ्रूट्स, तो फ्रूट्स फंक्शन चलेगा, एप्पल मैंगो फंक्शन खत्म हो गया, ये लाइन कंप्लीट हो गई। फिर वाइट प्रिंट होगा, तो ब्लैक, एप्पल मैंगो, वाइट। तो कोई फंक्शन क्या कर सकता है, किसी दूसरे फंक्शन को अगर उसे जरूरत है उसके लॉजिक की कॉल कर सकता है। ठीक। अब अगर मैं सेम नेम के फंक्शन को 2 बार बना दूं, एक बार लिख दिया ब्लैक एंड वाइट, एक बार लिख दिया मैंने ग्रीन और ऑरेंज, कुछ भी लिख दो,
सेम नेम के फंक्शन को अगर हम दोबारा बना देते हैं तो ये एरर नहीं होती। इसका आंसर लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करता है। आप इसे सी लैंग्वेज में अगर देखेंगे तो सीधे सीधे एरर है, कोई इफ एंड बट नहीं है, सीधे सीधे एरर नहीं हो सकता। आप इसे सी प्लस प्लस और जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कुछ कंडीशंस लगाकर ऐसा किया जा सकता है, कुछ शर्तें हैं, उनको मानो और फिर ऐसा कर लो। पाइथन के अंदर ये अलाउड है, बिना शर्त के अलाउड है ना, यानी कि आप सेम नेम के दोबारा फंक्शन बनाना चाहें बना सकते हैं। उसका आंसर उसी तरह से आता है जिस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देने वाले हैं। एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, तो क्या आंसर आया, अपडेटेड। अगर आप सेम फंक्शन को दोबारा बनाते हैं तो जो अपडेटेड डेफिनेशन है वो आगे के कोड के लिए यूज होगी। ठीक है सर, आगे के कोड के लिए यूज होगी, आगे का कोड बोलना जरूरी हमने कहा। अभी बताओ, इस लाइन पर एक्स की वैल्यू 20 है, आगे के कोड के लिए जिस समय वैल्यू बदली है उसके आगे के कोड के लिए अपडेटेड है। उसके पहले जो हो चुका है वो तो वही है जो हो चुका है ना। दैट मीन्स अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर, तो इस समय जो अपडेटेड डेफिनेशन है वो ग्रीन ऑरेंज वाली, लेकिन अगर मैं इस डेफिनेशन से पहले कलर्स फंक्शन कॉल कर दूं तो सर इस समय तो ब्लैक एंड व्हाइट ही चलेगी, आगे वाली तो ढूंढेगा नहीं वो। तो किसी भी पॉइंट पर जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो उस समय तक जो अपडेटेड डेफिनेशन प्रोग्राम में है वो डेफिनेशन हमारी एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा लॉजिकली फंक्शन को बनाने की कोशिश करें। एक फंक्शन बनाया है मैंने जो मल्टीप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो अब ये भी सीखना चाहते हैं कि फंक्शन के अंदर आप क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे अभी आपने प्रिंट लिखना सीखा कि फंक्शन के अंदर प्रिंट लिखा जा सकता है, फंक्शन के अंदर यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं, फंक्शन के अंदर इफ एल्स भी लगा सकते हैं, फंक्शन के अंदर लूप भी चलाए जा सकते हैं, फंक्शन के अंदर हर वो कोड लिखा जा सकता है जो पाइथन में अलाउड है। तो फंक्शन में आप सब कुछ लिख सकते हैं जो आज तक आप लिखना जानते हैं या आगे जो आप कभी लिखना सीखेंगे वो सब फंक्शन के अंदर लिखा जा सकता है। तो अभी जस्ट हम वेरिएबल बनाना सीख रहे हैं कि फंक्शन के अंदर वेरिएबल कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ए नाम का एक बनाया वेरिएबल जिसकी वैल्यू 2 कर दी, बी नाम का बनाया वेरिएबल जिसकी वैल्यू मैंने 3 कर दी। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करा दिया। ठीक है, अब एक फंक्शन मैंने और बनाया जिसका नाम ऐड कर दिया और इसके अंदर मैंने ए और बी का एडिशन करना है। मैंने मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल कर दिया पहले, उसके बाद एडिशन फंक्शन कॉल कर दिया। अब बताइए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। पहले मल्टीप्लाई फंक्शन चलेगा, ए और बी वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन 6 आ जाना चाहिए, प्रिंट हो जाएगा, फंक्शन खत्म हो जाएगा। फिर लाइन नंबर 11 चलेगी यानी कि ऐड फंक्शन चलेगा और ए और बी में कितना आ जाएगा, 2 + 3 5। तो ये गलत है, चलो देखते हैं। 6 तक तो सर आपकी बात सही निकली, लेकिन 5 नहीं आया, ये हमारी समझ में नहीं आया कि 5 क्यों नहीं आया। तो अब मान लीजिए मुझे इस बात को आपको समझाना है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि भाई आपने एक मुंबई के अंदर कॉन्सेप्ट सुना होगा लोकल ट्रेन का। सर ये तो सब जगह ही होता है, सुना मुंबई में है, लेकिन तो लोकल ट्रेन का मतलब ये है कि मुंबई के अंदर ही चलेगी, बस दिल्ली नहीं आएगी ये, दिल्ली तक इसकी पहुंच नहीं है। सर लोकल एसएमएस भी होता है, लोकल एसएमएस का मतलब है एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर ये लोकल है, उसके बाहर तो फिर दूसरा चार्ज लगेगा। तो मेरा फोकस है लोकल शब्द के ऊपर। लोकल शब्द रियल लाइफ में जब भी आता है तो वो एक पर्टिकुलर स्कोप को रिप्रेजेंट करता है, इसके बाहर आपकी एक्सेस नहीं है, इसकी बाउंड्री में ही आपको रहना है। दैट मीन्स लोकल हो गए हमारे। ठीक है, उसी तरह से जब हम पाइथन के किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन करते हैं
तो उन वेरिएबल्स को हम लोकल वेरिएबल्स कहते हैं, लोकल वेरिएबल्स। और लोकल वेरिएबल्स का जो स्कोप होता है वो उस फंक्शन के ब्लॉक तक होता है जिस फंक्शन ने उनको डिफाइन किया है। तो अब ये जो ए और बी वेरिएबल्स हैं ये लोकल वेरिएबल्स कहलाएंगे क्योंकि ये फंक्शन के अंदर बनाए गए हैं, और इनका स्कोप वही फंक्शन होगा जिस फंक्शन के अंदर इनको बनाया गया। दैट मीन्स इस बाउंड्री के बाहर अब इनका यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए ए और बी यहाँ तक एक्सेस नहीं हो सकते। यहाँ पर क्या आ रही है हमारी एरर, तो इन्हें बोलेंगे यहाँ पर लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। ठीक है। अब सर मुझे तो ऐड भी कराना है, तो उसी नाम के वेरिएबल, हमने कहा उसी नाम के वेरिएबल, तो फिर आपको मल्टीप्लाई के जैसे ही ऐड के अंदर भी ए नाम से क्या बनाना होगा, वेरिएबल बनाना होगा। वैल्यू सर सेम वैल्यू चाहिए थी, तो फिर वैल्यू भी सेम कर दो। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ए लोकल वेरिएबल है ये ऐड का है, ये अलग मेमोरी में होगा, और ये जो लोकल वेरिएबल ए है ये मल्टीप्लाई का है। सीधी सी बात है, लोकल एसएमएस एनसीआर के अलग होते हैं, लोकल एसएमएस दूसरे स्टेट में अपने लोकल हैं। तो लोकल तो सबका अपना अपना हो सकता है, सेम नेम का हो सकता है कोइंसिडेंटली। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे लोकल वेरिएबल टू मल्टीप्लाई, और ये हो गए लोकल वेरिएबल टू ऐड। ठीक है, तो अब अगर आप ये कहते हैं कि नहीं सर हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये था कि इन दोनों फंक्शन में सेम नेम के वेरिएबल विद सेम वैल्यू हम यूज करना चाहते थे अपने लॉजिक के लिए, तो फिर अगर ऐसा ही आपका रिक्वायरमेंट है तो फिर आप अलग अलग लोकल वेरिएबल ना बनाकर फंक्शन के बाहर आप इनको डिफाइन कर सकते हैं ऐसे करके ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू थ्री। ऐसे वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर डिफाइन करे जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल प्रोग्राम में एक्सेस होते हैं, पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस हो सकता है। ग्लोबल वेरिएबल्स लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाल दी पूरे देश पे अप्लाई हो जाएगी। लोकल वेरिएबल लाइक स्टेट गवर्नमेंट, हर राज्य की अपनी अपनी चल रही है। ठीक है, इट इज लाइक। तो अब अगर आप कोई भी ऐसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो फंक्शन के बाहर हैं, तो वो पूरे प्रोग्राम में एक्सेस हमारे हो सकते हैं, किसी भी फंक्शन में हमारे वो एक्सेस हो सकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। सर एक चीज बताओ, इस प्रोग्राम में इतना मैं हटा दूं तो इतना तो मैं आज तक लिख ही रहा था पहले दिन से ही। तो जाने अनजाने में हम आज तक जितने वेरिएबल बनाते आए हैं उनका स्कोप क्या था, ग्लोबल ही था। सिर्फ फंक्शन के अंदर बनाए गए वेरिएबल ही क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल होते हैं। बाकी जितने वेरिएबल होते हैं वो सब कैसे होते हैं, आपके ग्लोबली होते हैं। इस तरह से आपका क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। अब यहाँ पर मान लीजिए मल्टीप्लाई फंक्शन ऐसा कर दे ए इक्वल टू फोर, बी इक्वल टू फाइव। तो मल्टीप्लाई ने क्या करा, सेम नेम के अपने लोकल वेरिएबल बना लिए, उन्हीं नाम के ऑलरेडी ग्लोबल वेरिएबल थे, उसी नाम से क्या बना दिया, लोकल बना दिया। अब इंटरप्रेटर जब इस लॉजिक को रन करेगा मल्टीप्लाई में, तो ए और बी की वैल्यू कौन सी पिक करेगा, तो इंटरप्रेटर कह रहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है लोकल के लिए, फर्स्ट प्रायोरिटी लोकल को मिलेगी। अगर लोकल नहीं होंगे उस नाम के तो उठाएंगे ग्लोबल वाले, और ग्लोबल भी नहीं होंगे तो एरर दे देंगे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ए और बी लोकल वाले चलेंगे, फोर और फाइव का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फंक्शन खत्म होने के बाद जो लोकल है, वो तो लोकली यूज करेगा ना। अब आपने वैल्यू सेम कर दी तो आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन इंटरप्रेटर लोकल वाली उठा रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 20। उसके बाद फंक्शन खत्म हो जाएगा, लोकल वेरिएबल मेमोरी से डिलीट हो जाते हैं फंक्शन कंप्लीट होते ही, है ना। अब जब ऐड फंक्शन का एग्जीक्यूशन होगा तो यहाँ पर इंटरप्रेटर ऐड के अंदर लोकल वेरिएबल ढूंढेगा ए और बी नाम से, नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर ग्लोबल में जाएगा, मिल गए, मिल गए, तो इसका मतलब ए प्लस बी कितना आ जाएगा,
हम ये चाहते हैं कि मल्टीप्लाई फंक्शन ए और बी ग्लोबल वाले ही यूज करें, अपने लोकल वाले यूज ना करें। ऐसा हो सकता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी तो लोकल को मिलेगी, लेकिन हम चाहते हैं ये जो स्टेटमेंट हैं ये लोकल वेरिएबल ना डिफाइन करें, ये ग्लोबल में ही चेंज कर दें। उसके लिए ग्लोबल कीवर्ड अलग से लिखना पड़ेगा। तो फंक्शन के अंदर अगर किसी भी वेरिएबल को आप ग्लोबल ही कंसीडर कराना चाहते हैं, लोकल नहीं कराना चाहते, तो ग्लोबल कीवर्ड लगाकर आपको पहले बताना पड़ता है इंटरप्रेटर के लिए। अब इंटरप्रेटर इस लाइन को पढ़ने के बाद समझ गया कि जब भी मल्टीप्लाई फंक्शन में ए और बी का कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा तो वो ग्लोबल वेरिएबल की तरह ही कंसीडर करना है, लोकल कंसीडर नहीं करना है। अब ऐसा होने पर यहाँ पर तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा। उसके बाद जब ये मल्टीप्लाई फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा और फिर ऐड फंक्शन का एग्जीक्यूशन होगा तो यहाँ पर 4 और 5 ही कंसीडर होंगे, क्योंकि ये जो ए और बी ग्लोबल थे इन्हीं की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई हमारी, अब चेंज हो गई। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, अब 9। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूं तो ये लोकल वाले हो गए 20 और ये चलेंगे ग्लोबल वाले, और उनकी वैल्यू अभी भी क्या है, 2 और 3 ही है। तो इस तरह से किसी भी फंक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज। आज से 1 महीने पहले मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। उस दिन मैं आंसर नहीं दे सकता था, क्योंकि उस दिन अगर मैं आंसर देता तो शायद कुछ लोगों को समझ में आता, कुछ को नहीं आता। समझ में सिर्फ उन्हें आता जिन्होंने फंक्शन पढ़ रखे हैं, समझ में उन्हें नहीं आता जिन्होंने फंक्शन अभी तक नहीं पढ़े। तो इसलिए मैंने उस दिन आंसर नहीं दिया था और मैंने ये कह दिया था कि जिस दिन आएगा उस दिन पढ़ाएंगे। तो जिनका क्वेश्चन होगा उनको आंसर मिल गया होगा कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। ये लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो फंक्शन के अंदर बनाए जाते हैं, ग्लोबल वो होते हैं जो फंक्शन के बिना आज तक हम लोग बनाते आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कह दूं C = 5, सी को ग्लोबल वेरिएबल कहोगे या नहीं कहोगे। ग्लोबल का मतलब ये तो नहीं है सबसे ऊपर, ग्लोबल का मतलब फंक्शन के बाहर, चाहे प्रोग्राम में कहीं भी आए। तो लाइन नंबर 16 पर जो सी वेरिएबल है ये भी कैसा वेरिएबल है, ग्लोबल। लेकिन अब यहाँ पर ये लाइन आप नहीं कह सकते कि ये पूरे प्रोग्राम में एक्सेस हो सकता है। किसी भी स्कोप की शुरुआत उस लाइन से होती है जहां पर उस वेरिएबल को डिफाइन किया गया है। तो लाइन नंबर 16 पे सी का ग्लोबल स्कोप शुरू होता है और प्रोग्राम की आखिरी लाइन तक रहेगा। लाइन नंबर 16 से पहले सी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, जबकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, चलेगा। लेकिन इससे पहले कर दोगे तो नहीं चलेगा। तो इट इज ऑल्सो ग्लोबल वेरिएबल, तो ये भी ग्लोबल है और ये दोनों भी ग्लोबल है। ये दोनों ग्लोबल हैं तो यहां से इनका स्कोप शुरू हो गया और प्रोग्राम की आखिरी लाइन तक चलेगा। ये ग्लोबल है, लाइन नंबर 16 से इसका स्कोप शुरू हुआ है और प्रोग्राम की आखिरी लाइन तक रहेगा। तो सर ये बात तो लोकल के साथ भी होगी। अगर मैं आपसे कह दूं कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया A = 5 और मैं उसके पहले यूज कर लूं ए, तो ये भी तो एरर आ जाएगी, जबकि है लोकल वेरिएबल फंक्शन का। तो आपने से कहा था कि फंक्शन यूज कर सकता है, भाई फंक्शन तब यूज कर सकता है जहां से वेरिएबल बनाया गया है, वहां से स्कोप शुरू होगा, फंक्शन के लास्ट स्टेटमेंट तक रहेगा। ठीक है, तो स्कोप कहाँ से शुरू होता है ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जहां से वो वेरिएबल डिफाइन किया गया है वहां से हमारा क्या होता है, स्कोप शुरू होता है और फिर उस ब्लॉक तक रहेगा या उस प्रोग्राम तक रहेगा अकॉर्डिंगली जो आपका स्कोप। ठीक है, तो फंक्शन के वेरिएबल और फंक्शन के लोकल ग्लोबल का कॉन्सेप्ट क्या था समझ में आ गया। आज इतना रखेंगे, कल मिलेंगे, कल इसके आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। डिक्शनरी के ऊपर मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन असाइनमेंट करने को आपको दे दूंगा।